नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी स्वागत करता हूं आपका सक्षम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जिस प्रकार हमारी चंद राजवंश की सीरीज़ चल रही थी, चंद राजवंश में मैं सोमचंद से लेकर चंपावत से अंतिम शासन करने वाले भीष्मचंद तक पढ़ा चुका था पिछले वीडियो में। जो हमारा आज का टॉपिक होगा, हम देखेंगे कि हम चंदों के चंपावत काल से आगे अब हम अल्मोड़ा काल पे जा रहे हैं। अल्मोड़ा में राजधानी शिफ्ट कराना देखेंगे। तो देखिए, जब भीष्मचंद के टाइम पीरियड में विरोध हो रहे थे ज़्यादा, अस्कोट में विरोध था, सीरा में विरोध था, शौर में विरोध था, कत्यूर घाटी में विरोध था, तो भीष्मचंद योजना बनाता था केंद्रीय राजधानी का। केंद्रीय राजधानी का इसलिए योजना बनाता था कि सेंटर में राजधानी चाहिए थी, जहाँ से भीष्मचंद जल्दी से जल्दी इन विरोधों को दबा सके। इसी योजना का पहला प्लान था, भीष्मचंद ने खगमरा कोट का किला बनाया था अल्मोड़ा में, यहाँ राजधानी बनाने का सपना था। लेकिन ये सपना ही रहा। कोट बना, भीष्मचंद जाता है खगमरा कोट को देखने। फिर यहीं का एक स्थानीय गढ़पति गजबाठुंगा भीष्मचंद की हत्या कर देता और भीष्मचंद का चैप्टर यहीं से समाप्त हो जाता है। तो इस राजवंश में जो हमारा अगला राजा आता है वो आता है बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद के बारे में बात करूं तो बालो कल्याण चंद पहले तो अपने पापा की मृत्यु का बदला लेता है। बालो कल्याण चंद चलता है चंपावत से, करता है अल्मोड़ा की चढ़ाई, और अल्मोड़ा का इस टाइम स्थानीय गढ़पति था गजबुठिंगा। पहले तो गजबुठिंगा की हत्या करता है, फिर खगमरा कोट के किले को पूरा बनाता है और राजधानी शिफ्ट करता है। अपने पिताजी का सपना पूरा जो करता है बालो कल्याण चंद। कभी हम पे क्वेश्चन बनता है, चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी स्थानांतरित किसने की, तो हम पे सीधा डायरेक्ट आंसर बनेगा बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद ही ने चंपावत से राजधानी अल्मोड़ा ट्रांसफ़र की थी 1563। तो आइए बालो कल्याण चंद पे हमारी चर्चा बनेगी। पहले देख लेते हैं हम बालो कल्याण चंद को। बालो कल्याण चंद का जो टाइम पीरियड आता है मेनली 1560 से 1568 के मध्य इनका टाइम पीरियड आता है। इनके टाइम पीरियड में हम बात करें तो इनके टाइम पीरियड में मुग़ल काल में देखें तो अकबर का टाइम पीरियड था। तो बालो कल्याण चंद पहला तो 1563 में राजधानी को स्थानांतरित करके ले जाता है अल्मोड़ा। ये बालो कल्याण चंद के बारे में थी। फिर बालो कल्याण चंद एक चीज़ और करता है, जब विरोध हो ही रहे थे भीष्मचंद के टाइम पीरियड में, तो ये विरोधों को दबाता जाता है। इस टाइम एक पड़ता है मणकोट, मणकोटी राजा। मणकोटी राजा मेनली गंगोली हाट के मणकोटी राजा कहते थे इन्हें। गंगोली हाट में इनका शासन था। बालो कल्याण चंद मणकोटी राजाओं को हरा के भी चंद राजवंश में सम्मिलित कर लेता है। एक प्रकार से मानो तो मणकोटी राजा बालो कल्याण चंद की अधीनता स्वीकार कर देते हैं। कभी भी क्वेश्चन बनता है कि मणकोटी राजाओं को किस चंद शासक के द्वारा परास्त कर चंद राजवंश में मिलाया गया, तो यहाँ पे बालो कल्याण चंद का नाम हम पे आता है। तो बालो कल्याण चंद के बारे में मेनली हम पे 3 बातें आती है। इनके पिता थे भीष्मचंद। भीष्मचंद का इन्होंने सपना पूरा किया। सपना क्या था कि राजधानी केंद्रीय जगहों पे ले जानी है, तो अल्मोड़ा ले गए। अल्मोड़ा एक बीच सुयाल नदी और कोसी नदी के उपत्य में अल्मोड़ा एक पहाड़ी पे स्थित है। तो यहाँ पे केंद्रीय जगह थी अल्मोड़ा की। एक सांस्कृतिक नगर भी अल्मोड़ा है। कुमाऊँ का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा है। और तब से लेकर अभी तक, जब से 1563 में जब से राजधानी यहाँ आई है, तब से लेकर अभी तक ये एक सांस्कृतिक नगर रहा है। कुमाऊँ की संस्कृति की सबसे ज़्यादा झलक हमें कहीं पे दिखने को मिलती है तो वो मिलती है अल्मोड़ा में। दूसरी बात, इसी अल्मोड़ा की बाल मिठाई फेमस है। वो विश्व प्रसिद्ध है बाल मिठाई। बाल मिठाइयों का घर भी कभी आता तो अल्मोड़ा शहर ही आता है। तो बालो कल्याण चंद से तो ये क्वेश्चन थे। फिर बालो कल्याण चंद इसी टाइम सीरा का भी अभियान करता है। सीरा अभियान की जानकारी भी कुछ किताबों में बालो कल्याण चंद की मिलती है। सीरा में जो इस टाइम राजा रहता है हरिमल से बालो कल्याण चंद लड़ाई करता है। तो ये थे बालो कल्याण चंद के बारे में। अब थोड़ा बहुत उत्तराखंड पुलिस का फिजिकल की डेट आ चुकी है, तो मैं भी जल्दी से जल्दी जुलाई से पहले उत्तराखंड का कोर्स कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। तो इस कड़ी में अब धीरे धीरे थोड़ा स्पीड एक्सीलेटर बढ़ाऊँगा, थोड़ा बहुत समझाने वाला पोर्शन भी समझाऊँगा, बाकी लगभग थोड़ा बहुत स्पीड पे चलेंगे। फिर एक बात और, धर्मपुर शाखा, सक्षम एकेडमी की धर्मपुर शाखा में 17 मई से
हिंदी का विशेष बैच शुरू हो चुका है। आप में से अगर किसी भी छात्र, किसी भी दोस्त, कोई भी लोग हैं, अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है तो आप जुड़ सकते हैं धर्मपुर शाखा से उत्तराखंड, और हिंदी का विशेष बैच शुरू किया गया है शाखा में। फिर बालों कल्याण चंद के बाद जो अगला राजा हम पे आता है वो इस चंद राजवंश का सबसे महत्वपूर्ण, एक प्रकार से बोलूँ तो सबसे महत्वपूर्ण आयोग का भी, जैसे गढ़वाल में अजय पाल से क्वेश्चन उठते हैं वैसे ही चंदों में रुद्रचंद। बालों कल्याण चंद के बाद जो अगला राजा आता हम पे उसका नाम है रुद्रचंद। रुद्रचंद अधीनस्थ सेन के आयोग की ओर से हम पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। इम्पोर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि यह एक विद्वान प्रकृति का राजा था। कुमाऊं की सामाजिक व्यवस्था में इसने सुधार किया था। इसने विद्वानों को आश्रय दिया था, स्थानीय युवाओं को पढ़ने के लिए अनेक शहरों में भेजा था। इसके टाइम पीरियड में चंद राजवंश का विस्तार भी हुआ था, तो इसीलिए रुद्रचंद थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट हम पे बन जाता है। मैं बात करूँ रुद्रचंद की, तो रुद्रचंद का टाइम पीरियड हम पे आता है 1568 से 1597 के मध्य। 1568 से 1597 के मध्य राजनीतिक परिस्थितियाँ इस टाइम बात करूँ तो राजनीतिक परिस्थितियों में इस टाइम बात करूँ तो मुग़ल काल में इस टाइम अकबर, दिल्ली सल्तनत में इस टाइम अकबर का शासनकाल था। वही गढ़वाल में बात करूं तो गढ़वाल पे हम पे आ जाते हैं बलभद्र शाह। पंवार राजा इस टाइम बलभद्र शाह था, जबकि दिल्ली सल्तनत में इनके समकालीन अकबर था। रुद्रचंद, पहले तो रुद्रचंद अकबर के दरबार में जाता है, 1588 की डेट हम पे आती है। 1588 अकबर से मिलने रुद्रचंद साहब पहुंच जाते हैं लाहौर, और इसी लाहौर में अकबर के साथ युद्ध में पार्टिसिपेट करते हैं। कुमाऊं से एक चंद्र राजा आया था जो कि लाहौर युद्ध लड़ा था अकबर के साथ। अकबर इसी बात से खुश होके रुद्रचंद को तराई 9 लाख, तराई का जो परंगना था, 84 कोस का ये परंगना, रुहेलखंड से बरेली रुहेलखंड से इधर मुजफ्फरनगर तक का जो ये क्षेत्र आता है, इस तराई क्षेत्र को दे देता है रुद्रचंद को। तो रुद्रचंद पे जो चर्चा बनेगी थोड़ा बहुत और इम्पोर्टेंट बन जाएगी हमारी, क्योंकि रुद्रचंद के टाइम पे तराई क्षेत्र में हुसैन खां टुकड़िया था, एक रुहेलखंड का एक राजा था। ये रुद्रचंद के तराई वाले क्षेत्र में अधिकार कर लेता है। फिर रुद्रचंद सहायता के लिए अकबर के पास पहुंचता है। अकबर साहब भी इनकी सहायता करते हैं और तराई वाला क्षेत्र रुद्रचंद को दे देते हैं। 9 लाख परंगना भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से 9 लाख की राजस्व इकाई इनको चंदों को मिलती थी। 84 कोस का ये परंगना था। फिर रुद्रचंद के बारे में जो अगली जानकारी यहाँ पे मिलती है मैन की, रुद्रचंद का जो वर्णन है अकबरनामा में भी रुद्रचंद का वर्णन मिलता है हम पे। अकबरनामा एक बुक है। इस बुक में कुमाऊं से चंद राजवंश में रुद्रचंद का नाम हम पे मिलते हैं। जब ये तराई शहर को जीत लेते हैं तो तराई में ही अपने नाम के अनुरूप रुद्रचंद जब तराई में अपनी सत्ता स्थापित कर लेता पुनः, तो इसी अपने नाम के अनुरूप रुद्रचंद यहाँ पे बसा देता है रुद्रपुर शहर की स्थापना किस चंद शासक के टाइम पीरियड पे हुई थी? तो रुद्रपुर शहर की जो स्थापना होती है रुद्रचंद के टाइम पीरियड पे। रुद्रचंद अपने नाम के अनुरूप यहाँ पे शहर बसाता है। पहला एक पिछली वीडियो में मैं बात कर सकता हूँ, तराई क्षेत्र में नाम के अनुरूप कीर्तिचंद ने कीर्तिपुर बसाया था। फिर इसके बाद बाज बहादुर चंद बाजपुर बसाएगा। ऐसे ही जो भी शहर बसे हैं इन शहरों पर बात करेंगे धीरे धीरे। फिर अकबर ने रुद्रचंद को 84 माल परंगना भी गिफ्ट स्वरूप दिया था। फिर इस टाइम इनकी राजनीतिक परिस्थितियों पे बात करता हूँ, तो इनकी राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी? पश्चिम में देखें तो गढ़वाल में पंवार राजवंश था। इस टाइम पंवार राजा इस टाइम था बलभद्र शाह। पंवार में था बलभद्र शाह इनके टाइम पीरियड में। ये दिल्ली वाला क्षेत्र आए तो यहाँ पे अकबर का शासन पीरियड था। अकबर का शासन था दिल्ली में। इधर देखूं तो रुद्रचंद कुमाऊं और तराई वाले क्षेत्र में रुद्रचंद था। फिर ये बैजनाथ, यहाँ पे कत्यूर राजवंश की एक शाखा थी, कत्यूरी शाखा। इसी का राजा था सुकाल देव। तो ये इस टाइम राजनीतिक परिस्थितियाँ थी।
इस टाइम क्या था कि रुद्रचंद भी अपनी सीमा का विस्तार करना चाहता था, बलभद्र शाह भी एक सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। जब दोनों राजा सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे तो एक दिन इनकी सीमा मिलनी ज़रूरी थी, और सीमा मिलनी ज़रूरी थी तो विवाद भी ज़रूरी होगा। इसी कारण 1581 कहीं कहीं राइटर 1591 भी लिख देते हैं। यहाँ पे पड़ता है ग्वालदम। ग्वालदम पड़ता है चमोली और बागेश्वर के बॉर्डर पे ग्वालदम। इसी ग्वालदम के पास है बधानगढ़ी, माँ बधानगढ़ी का मंदिर। बधानगढ़ी का मंदिर बोलो तो बधानपट्टी इन्हीं बधानगढ़ी के नाम पे पड़ी है। इसे कभी कभी बधानगढ़ का युद्ध या ग्वालदम के युद्ध के नाम से हम जानते हैं। इसी बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो ये युद्ध था, इनका युद्ध पे बात करूं, ग्वालदम युद्ध पे, तो ग्वालदम युद्ध जो हुआ था 1581 में, 1581 में ग्वालदम का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मेन बात क्या आती है कि बलभद्र शाह सुकालदेव से संधि कर लेते हैं। संधि क्या करते हैं कि पता था रुद्रचंद ने आक्रमण करना ही करना है, क्योंकि रुद्रचंद अकबर से सहायता प्राप्त कर चुका था, तराई क्षेत्र जीत चुका था, तो रुद्रचंद की शक्तियों का विस्तार होते जा रहा था। एक टाइम आना था रुद्रचंद ने गढ़वाल पे ज़रूर आक्रमण करना था। बलभद्र शाह भी इस बात से आहत था कि रुद्रचंद का कभी भी आक्रमण हो सकता है। इन दोनों भाई साहबों ने कर ली आपस में संधि। संधि क्या कि अगर सुकालदेव के राज्य पे आक्रमण होगा तो बलभद्र शाह सहायता करेगा, अगर बलभद्र शाह के राज्य पे आक्रमण होगा तो सुकालदेव सहायता करेगा। रणनीति बलभद्र शाह की काम आ जाती है। यहाँ पे क्या होता कि जब दोनों सेनाएं आपस में भिड़ रही होती, यहाँ पे बधानगढ़ में ये दोनों सेनाएं जब आपस में भिड़ रहती है ग्वालदम वाले क्षेत्र में, तो पहले तो यहाँ पे चंद्र सेना थी, चंदों की सेना थी, इधर गढ़वाल की थी, इधर पीछे से आ जाती है सुकालदेव की सेना। अगर सुकालदेव की सेना पीछे से आ जाती है तो चंद सेना बीच में फंस जाती है, यहाँ पे मच जाती है अफरा तफरी का फ़ायदा उठाती गढ़वाली सेना, और यहीं पे चंदों की हार हो जाती है। रुद्रचंद की हार थी। ये हार एक बहुत खतरनाक हार थी, क्योंकि रुद्रचंद का जो योग्यतम सेनापति था इस टाइम वो था पुरुषपंत। तो बधानगढ़ के युद्ध में बात करूं तो रुद्रचंद का सेनापति था पुरुषपंत। पुरुषपंत की हो जाती है हत्या। सबसे योग्यतम सेनापति रुद्रचंद का पुरुषपंत इस युद्ध में मारा जाता है। मारा क्या जाता है कि रुद्रचंद का सबसे योग्यतम सेनापति, सबसे विश्वास पात्र आदमी पुरुषपंत जब इस युद्ध में मारा जाता है, धोखेवश मारा जाता है, तो रुद्रचंद भी अब गुस्से में आग बबूला हो जाता है। आग बबूला बलभद्र शाह पे होगा, सुकालदेव पे होगा, क्योंकि सुकालदेव ने पीछे से आक्रमण किया था, पीठ पे छुरा घोंपा था, इसलिए रुद्रचंद का जो अगला आक्रमण होता है वो सुकालदेव पे होता है। सुकालदेव भी देखता है रुद्रचंद की सेना जब उसके राज्य पे चढ़ाई कर रही थी, वो बलभद्र शाह पे सहायता के लिए अपना दूत भेजता है। बलभद्र शाह भी यहाँ पे डिप्लोमेटिक हो जाता है। बलभद्र शाह साफ मना कर देता है सहायता के लिए। बलभद्र शाह भी कहता है वादा तो वादा होता है, वादा तो एक दिन टूटना ही था, वो वादा हमने तोड़ दिया, कहाँ हमारी समझौता था, हम उस समझौता को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे सुकालदेव भी थोड़ा हताहत होता है, फिर भी लड़ता है। रुद्रचंद सुकालदेव के घर में घुस के सुकालदेव की हत्या कर देता है। एक क्वेश्चन हम पे बनता है, अंतिम कत्यूरी राजा कौन था? अंतिम कत्यूरी राजा यही सुकालदेव था। अंतिम कत्यूरी राजा यही सुकालदेव था। इसकी हत्या रुद्रचंद कर देता है। तो यहीं पे कत्यूरियों का चैप्टर ख़त्म हो जाता है। जो अगला कत्यूरियों के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी आएगी, वो बाज बहादुर चंद के बारे में आएगी, जब मनीलागढ़ पर आक्रमण करेगा, उस बारे में चर्चा हम इसी वीडियो के अंतिम में करेंगे। फिलहाल ये था ग्वालदम का युद्ध, या इसे हम बधानगढ़ के युद्ध में कहते हैं। रुद्रचंद पहले हारता है, फिर कत्यूरी राजा सुकालदेव की हत्या कर देता है, और कत्यूरियों का यहीं से समाप्ति शुरू हो जाती है। अंतिम कत्यूरी राजा का कंसेप्ट कभी भी आएगा तो सुकालदेव अंतिम कत्यूरी राजा था, जिसकी हत्या रुद्रचंद कर देता है। तो रुद्रचंद के बारे में अगली बातें जो हम पे आएगी
रुद्रचंद एक विद्वान प्रकृति का व्यक्ति था, पढ़ाई लिखाई में भी इसकी अत्यधिक रुचि थी, किताबें भी ये लिखता रहता था, फिर साथ साथ लोगों को भी शिक्षा के प्रति जागरूक करता रहता था। इसकी मैं देखें, फोकस करें हम पे इस पे, तो रुद्रचंद की 3 बुक हम पे मिलती है। पहली बुक मिलती है त्रिवैणिक धर्म निर्णय, त्रिवैणिक धर्म निर्णय। दूसरी मिलती है सैनिक शास्त्र, तीसरी मिलती है उषा रोगाद्य। 3 बुकें रुद्रचंद की हम पे मिलती है। पहला त्रिवैणिक धर्म निर्णय। त्रिवैणिक धर्म निर्णय की बात करूं तो त्रिवैणिक धर्म निर्णय जो है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था, इसी में रुद्रचंद चौथानी तिथानी सारे वर्गों, पौड़ी 15 विश्वा क्या था, समाज की व्यवस्था, रुद्रचंद के टाइम पीरियड में क्या व्यवस्था थी कुमाऊं की समाज में, इस बारे में रुद्रचंद इस बुक में बात करता है। फिर दूसरी बुक आती है सैनिक शास्त्र। सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट, आखेट हिंदी में बोलूँ तो आखेट शिकार को कहते हैं, पक्षी आखेट कला पे। रुद्रचंद की ये बुक जो मिलती है पक्षी आखेट कला पे, पक्षी आखेट कला पे, पक्षी आखेट कला पे जो रुद्रचंद की बुक मिलेगी सैनिक शास्त्र। सैनिक आखेट का मतलब शिकार, शिकार पे जो रुद्रचंद की बुक मिलती है सैनिक शास्त्र पक्षी आखेट कला पे। फिर रुद्रचंद की तीसरी बुक मिलती है उषा रोदाक्य। उषा रोदाक्य भी रुद्रचंद की एक इम्पॉर्टेंट बुक है। इस बुकों के प्रति यूके त्रिपाठी का कंसेप्ट बहुत तगड़ा रहता है। आप भी थोड़ा बहुत इन बुकों पे थोड़ा बहुत कमांड रखिए। फिर रुद्रचंद विद्वान प्रकृति का था, तो इसने राज्य के युवाओं को भी प्रोत्साहित किया कि आप शिक्षा लीजिए। इस कदम में पहला कदम क्या उठाता रुद्रचंद करता है, राजकीय खर्चे पे कुमाऊं क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को शिक्षा के लिए ये भाई साहब भेज देते हैं कश्मीर। कश्मीर, जम्मू कश्मीर में कश्मीर व बनारस, कश्मीर और बनारस राजकीय खर्चे पे किस चंद शासक द्वारा स्थानीय युवाओं को संस्कृत शिक्षा के लिए कश्मीर व बनारस भेजा गया? तो आंसर हम पे आता रुद्रचंद। रुद्रचंद ने संस्कृत शिक्षा के लिए स्थानीय युवाओं को कश्मीर और बनारस भेजा था। इस बात से हम ये अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम जो संस्कृत शिक्षा के केंद्र रहे होंगे कुमाऊं के आसपास, एक बनारस रहा होगा, दूसरा कश्मीर रहा होगा। जिस प्रकार आज के परिवेश में देखते हैं हम, तो देहरादून शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र है। उस टाइम संस्कृत शिक्षा का केंद्र जो था बनारस, जिसे हम काशी भी कहते हैं, आज भी संस्कृत शिक्षा का केंद्र है। दूसरा कश्मीर, तो ये थी कश्मीर और बनारस की कहानी। रुद्रचंद ने यहाँ स्थानीय युवाओं को भेजा था संस्कृत शिक्षा के लिए। फिर रुद्रचंद के बारे में जो अगली जानकारी हम पे मिलती है, रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था में रुद्रचंद की त्रिवैणिक धर्म निर्णय, इस बुक में रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था पे बात की है। सामाजिक व्यवस्था पे रुद्रचंद ने चौथानी ब्राह्मण, तिथानी ब्राह्मण, औजी और पौड़ी 15 विश्वा मैं समाज की बात की है। जब मैं चंद्र राजवंश का प्रशासन शुरू करूंगा, चौथानी ब्राह्मण पे बात करूंगा, तिथानी ब्राह्मण पे बात करूंगा, औजी और पौड़ी 15 विश्वा। पौड़ी 15 विश्वा पे भी डाउट है, कई जगह कई किताबों में सामान्य प्रजा को पौड़ी 15 विश्वा कहा गया है, जबकि कई राइटर इसे समाज का निम्नतम वर्ग मानते हैं पौड़ी 15 विश्वा को। तो इस बारे में भी थोड़ा बहुत चंद्र प्रशासन जब शुरू होगा उसमें मैं थोड़ा डिटेल से जाऊँगा, अभी थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं। फिर देखिए रुद्रचंद ने जो किया था छौड़ा और छोड़ी, कुमाऊं क्षेत्र में जो घरों में काम करने के लिए, छौड़ा लड़की को, छौड़ी लड़की को कहते हैं, तो घरों में काम करने के लिए जो छौड़ा और छोड़ों की नियुक्ति की थी वो की थी हमारे रुद्रचंद ने। रुद्रचंद ने घरों में काम करने के लिए छौड़ा और छोड़ी, छौड़ा लड़की को कहते हैं कुमाऊं में, जबकि लड़कियां को छौड़ी के नाम से कहते हैं। तो रुद्रचंद करेगा छौड़ा और छोड़ी, घरेलू कामों के लिए जो नव युवक और नव युवतियों की नियुक्ति की थी वो रुद्रचंद ने कहा था, इन्हें छौड़ा और छोड़ी कहते थे। तो ये था रुद्रचंद के बारे में। अगली जानकारी जो रुद्रचंद के बारे में आती, रुद्रचंद ने बीरबल अकबर का पुरोहित था। रुद्रचंद ने भी इसे अपना प्रधान पुरोहित रुद्रचंद ने जो किया था, बीरबल को घोषित किया। बद्रीदत्त पांडे तो अपने जब कुमाऊं का इतिहास लिख रहे थे 1937 में, तो वो तो यहाँ तक कहते हैं कि
रुद्रचंद के जो वंशज बीरबल के जो वंशज थे कुछ समय पूर्व तक भी कुमाऊं में आते रहते थे, इनका अतिथि सम्मान होता था। तो रुद्रचंद ने ही इन्हें अपना प्रधान पुरोहित घोषित किया था, बीरबल और उनके पुत्र उनके वंशजों को। तो ये भी जानकारी हमें मिलती है रुद्रचंद के बारे में। फिर रुद्रचंद के बारे में जो अगला आता है कि रुद्रचंद के बाद कौन राजा बनेगा, उनके उत्तराधिकारी कौन थे, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। रुद्रचंद के मेनली रुद्रचंद के दो उत्तराधिकारी थे। पहला आता शक्ति गोसाई, दूसरा आता लक्ष्मीचंद। शक्ति गोसाई पे बात करूँ तो शक्ति गोसाई जन्मांध्र था। जन्मांध्र मतलब आंखों की शक्ति, शक्ति गोसाई पे नहीं था, मतलब अंधा था। दूसरा पुत्र था लक्ष्मीचंद। शक्ति गोसाई का दिमाग तो भगवान जाने, इतना शातिर दिमाग का ये बंदा था, इतना अच्छा इसका दिमाग था। जो भी लक्ष्मीचंद के कार्यकाल में जो भी अच्छे काम हुए सबके पीछे शक्ति गोसाई का हाथ था। चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो सीमा सूचक पत्थर हो, जो भी चीज़ें आती है वो शक्ति गोसाई के दिमाग की उपस्थिति लक्ष्मीचंद के टाइम पीरियड पे वो चीज़ें उभर के आती है। तो अगला राजा जो हम पे आएगा वो आएगा लक्ष्मीचंद, क्योंकि शक्ति गोसाई जन्मांध्र था तो राजा बन नहीं पाएगा। तो रुद्रचंद के बाद जो अगला राजा हम पे आएगा वो आएगा लक्ष्मीचंद। तो लक्ष्मीचंद का जो कार्यकाल था 1597 से 1621 के मध्य, 1597 से 1621 के मध्य लक्ष्मीचंद का कार्यकाल हम पे मिलता है। बुकों में मेनली यही कार्यकाल इनका दर्शाया गया है। 1597 से 1621 के मध्य लक्ष्मीचंद रुद्रचंद के बाद राजा बनता है। लक्ष्मीचंद के उपनाम हम पे मिलते हैं। उपनाम इनके क्या मिलते हैं? लखुली बिराली। लखुली बिराली इसलिए कहते हैं कि जब गढ़वाल क्षेत्र से कुमाऊं पे आक्रमण होता था तो लक्ष्मीचंद भाग के तराई क्षेत्र में भाग जाता था। जब गढ़वाल का राजा कुमाऊं से वापस आ जाता तो लक्ष्मीचंद भी चौड़े में आ जाता था। देखो मेरे डर से गढ़वाल का राजा गढ़वाल में भाग गया। तो लोग उन्हें पहली बार देखा ऐसे ही हुआ, दूसरी बार देखा तो लोगों ने भी देखा कि अरे बिल्ली की तरह आंसू बहा रहा है, इसीलिए इसका नाम लखुली बिराली रखा गया। फिर गीदड़ राजा क्या था कि ये स्थानीय प्रजा में क्या कहता था कि मुगल कौन है, हम तो सबसे बहादुर है, हम तो मुगलों से डरते नहीं। जब मुगल का आक्रमण होता था ये डर के मारे दिल्ली दरबार पहुंच जाता था, हाथ सर जोड़ के ये भी कह देता था भाई साहब गलती होगी हमसे माफ़ कर दीजिए। तो इसलिए इसे गीदड़ राजा भी कहता है। आज के परिवेश में देखो तो हमें कई लक्ष्मीचंद के वंशज मिल जाते हैं। आयोग की आंसर की आएगी तो कई लोग टॉपर होते हैं, आंसर की नहीं आए, जब तक रिजल्ट आता सब गायब हो जाते हैं। सब के सब लक्ष्मीचंद के वंशज ही हैं ये। फिर देखिए लक्ष्मीचंद पे अगली जो जानकारी हम पे मिलेगी, लक्ष्मीचंद ने 7 बार गढ़वाल पे आक्रमण किया था। 7 के 7 बार हारा था, 8वीं बार में आंशिक रूप से जीता था। इन 7 बारों में देखें पहली बार गढ़वाल पे आक्रमण करता, मौह की खानी पड़ती है। दूसरी बार देखें तो मौह की खानी पड़ती, तीसरी बार भी करता है, हारता है, चौथी बार भी हारता है, 5वीं बार भी आक्रमण करता है, हारता है, 6वीं बार भी हारता है, 7वीं बार हार के लक्ष्मीचंद पहुंच जाता है 1602 में सरयू और गोमती नदी के तट पे बागेश्वर शहर है। सरयू और गोमती नदी के तट पे बागेश्वर शहर है। इसी बागेश्वर शहर में प्रमुख घाट पे एक मंदिर मिलता है हमें, बागनाथ का मंदिर। एक उत्तराखंड में एक फेमस मंदिर बागनाथ का रहा है। इसी बागनाथ मंदिर का जो निर्माण करता है लक्ष्मीचंद करता है। लक्ष्मीचंद यहाँ पे मंदिर का निर्माण करता है। एक तरीके से देखें तो कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को धार्मिक रूप से अपने साथ जोड़ता है। गढ़वाल पे आक्रमण करने के लिए मंदिर का निर्माण करता है, आशीर्वाद लेता है, क्योंकि लक्ष्मीचंद का जो टारगेट था वो गढ़वाल राज्य था। इसी के बाद लक्ष्मीचंद 8वीं बार आशीर्वाद लेके बागनाथ से 8वीं बार गढ़वाल पे आक्रमण करता है। इस आक्रमण में गढ़वाल में जो गढ़वाल का सेनापति था खत्तड़ सिंह 8वीं बार इस युद्ध में कुमाऊं की सेना की ओर से खत्तड़ सिंह जब आक्रमण करते हैं कुमाऊनी सेना, गढ़वाल का सेनापति था खत्तड़ सिंह। इस युद्ध में खत्तड़ सिंह मारा जाता है। आंशिक रूप से माने तो ये गढ़वाल के राजा की हार होती है। इसी खुशी में कुमाऊं में हर्षोल्लास से उत्सव मनाए जाते हैं। जगह जगह पहाड़ियों पे आग जलाई जाती है।
इसी उत्सव को अब जो मॉडर्न टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में इस खतुड़वा त्यौहार, इसी खत्तर सिंह के नाम पे ये पड़ा है खतुड़वा त्यौहार। खतुड़वा त्यौहार मेन अब जो इसकी डेट आती है साल में फिक्स है, ये 17 सितंबर। पशुओं के स्वास्थ्य के लिए ये कुमाऊं क्षेत्र में अब मनाया जाता था। उस टाइम पीरियड में ये गढ़वाल पे कुमाऊं की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता था। ये था बागनाथ मंदिर कुमाऊं में लक्ष्मी चंद द्वारा बनाया गया बागेश्वर में। वर्तमान में ये फेमस है। 1921 में इसी मंदिर के परिसर में उत्तरायणी मेला लगा था। यहीं से कुली बेगार के रजिस्टर बहाए गए थे। जब हम मॉडर्न उत्तराखंड पढ़ेंगे तो इस बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल आगे चलेंगे। आगे जो हम पे आएगा लक्ष्मी चंद ने, अब देखो उस लक्ष्मी चंद के टाइम पीरियड में मुग़ल दरबार में बात करूं तो वहाँ पे जहांगीर का शासन था। जहांगीर की आत्मकथा है जहांगीरनामा। जहांगीरनामा में भी जो उल्लेख मिलता है लक्ष्मी चंद का मिलता है। लक्ष्मी चंद का उल्लेख मिलता है जहांगीरनामा में। दूसरा जो लक्ष्मी चंद का उल्लेख हम पे आता है वो उल्लेख हम पे आता है मूनाकोट ताम्रपत्र। मूनाकोट ताम्रपत्र पिथौरागढ़ में पड़ता है। मूनाकोट ताम्रपत्र में पहले तो बेगारी पे बात की गई है, कर पे बात की गई है। इसी मूनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद को लक्ष्मण के उपनाम से जो उल्लेख किया गया है वो लक्ष्मी चंद का किया गया है। तो लक्ष्मी चंद का जो उल्लेख मिलेगा पहला जहांगीरनामा में मिलेगा, दूसरा मूनाकोट ताम्रपत्र पिथौरागढ़ के मूनाकोट से ये ताम्रपत्र मिला है। इसी में बेगारी के बारे में बात की गई है और इसी में लक्ष्मी चंद को लक्ष्मण के उपनाम से उल्लेखित किया गया है। ये तो लक्ष्मी चंद के बारे में। फिर अगली चीज़ देखिए, लक्ष्मी चंद ने 2 प्रकार की अदालतों की व्यवस्था की थी। तो जो 2 प्रकार की अदालतें लक्ष्मी चंद के टाइम पीरियड में आती है, पहला न्योवाली और बिस्टाली, 2 अदालतों की लक्ष्मी चंद व्यवस्था करता है। न्योवाली और बिस्टाली 2 अदालतों की लक्ष्मी चंद व्यवस्था करती है। जो बिस्टाली बिस्ट क्या था, बिस्टी कर लेते थे। बिस्ट जनजाति का उल्लेख देखें तो बिस्टिक बेगार को कहते थे हम प्राचीन टाइम पे। यही बिस्टी जो लेते थे उन्हें बिस्ट कहते थे। बिस्ट से हम लगा सकते हैं कि सेना की जो अदालत होती थी उसे बिस्टाली कहते थे लक्ष्मी चंद के टाइम पीरियड में। और जो बगैर सेना की जो अदालतें होती थी, मतलब सिविल अदालतें जो होती थी, उसे न्योली कहते थे। ये मेनली उपज कहूँ तो ये शक्ति गोसाई के दिमाग की उपज थी, लेकिन लक्ष्मी चंद के टाइम पीरियड पे ये घटनाएं हम पे मिलती है। फिर देखो अब लक्ष्मी चंद के बाद देखो तो लक्ष्मी चंद जब अंतिम अवस्था में थे तो उनके उत्तराधिकारी पर बात करूं तो लक्ष्मी चंद के बाद जो अगला राजा हम पे आता है दिलीप चंद। लक्ष्मी चंद का उत्तराधिकारी था दिलीप चंद। दिलीप चंद के बारे में हमें ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। केवल इतना उल्लेख मिलता है कि एकमात्र चंद राजा था जिसका क्षय रोग से मृत्यु हुई थी। क्षय रोग से मृत्यु हुई थी दिलीप चंद की। बाकी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम पे मिलती नहीं, इतना ही हमें पड़ता है। फिर दिलीप चंद के बाद जो अगला राजा आता है विजय चंद। इनके बाद जो अगला उत्तराधिकारी आएगा विजय चंद के टाइम पीरियड पे देखें तो हम दरबारी गुटबाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दरबार में 2 लोगों का प्रभुत्व सर्वाधिक बढ़ गया था। पहला आता सुखराम कार्की और पीरू गोसाई। जैसे मुगल काल में सैयद बंधु थे ना, उसी प्रकार यहाँ चंद राजवंश में सुखराम कार्की और पीरू गोसाई का हस्तक्षेप भी बढ़ता जा रहा था। इसी हस्तक्षेप के कारण ये बाद में अपना प्रभुत्व संपन्न करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को शक्तिशाली घोषित करना पीरू गोसाई और सुखराम कार्की घोषित करना चाहते हैं। ये इसी की हत्या कर देते हैं। तो विजय चंद की हत्या करेंगे इसी के स्थानीय दरबार के लोग करेंगे। उनमें पीरू गोसाई और सुखराम कार्की का नाम आता है क्योंकि इन टाइम दरबार की गुटबाजी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी।
इनका उत्तराधिकारी जो विजय चंद का आता है तिरमल चंद भी जब देखता है कि दरबार में ये स्थिति है, मेरी भी कभी भी हत्या हो सकती है, तिरमल चंद भाग आता है गढ़वाल राज्य में, शरण लेता है श्याम शाह के दरबार में। फिर विजय चंद के बारे में एक चीज़ छूट रहा है, मल्ला महल का निर्माण किया था रुद्रचंद ने। जैसे हम यहाँ विजयनगर साम्राज्य में जाते हैं, कृष्णदेव राय के जब देखते हैं ना हम गोपुरम, महल का बाहर का जो दरवाज़ा था गोपुरम कहते थे। इसी प्रकार देखें तो मल्ला महल पड़ता है अल्मोड़ा में। रुद्रचंद द्वारा मल्ला महल का निर्माण किया गया था। मल्ला महल का जो दरवाज़ा था, प्रवेश दरवाज़ा, मल्ला महल का प्रवेश दरवाज़ा का जो निर्माण करता है वो करता है विजय चंद। बाद में पीरू गोसाई और सुखरामकार की विजय चंद की हत्या कर देते हैं। कुमाऊं में भारी अराजकता का माहौल पैदा हो जाता है। इसके बाद इनका उत्तराधिकारी तिरमल चंद रहता है। तिरमल चंद गढ़वाल में रहता है शरण लेके। तिरमल चंद श्याम शाह के सहायता से कुमाऊं का अगला राजा बनता है। तो श्याम शाह के जो सहायता से कुमाऊं का राजा बना था तिरमल चंद बना था। तिरमल चंद का टाइम पीरियड जो हम पे आता 1625 से 1638 के मध्य आता है। तो तिरमल चंद के बारे में जो जानकारी, पहले तो श्याम शाह के दरबार में रहा था, तो इसने देखा था कि जैसे विजय चंद की हत्या रसोई में जहर दे के की गई थी, ये सबसे पहले सुधार करता है। ये करता है रसोई दरोगा की नियुक्ति करता, क्योंकि इसे इतना दरबार में इतनी ज़्यादा गुटबंदी हो चुकी थी कि इसे इतना भरोसा नहीं था कि कब इसकी हत्या कौन कर दे, कौन इसके खाने में जहर मिला दे। इसलिए ये अपने विश्वास पात्र लोगों को रसोई में रखना शुरू कर देता है। इसी के लिए एक पद बनाता है रसोई दरोगा। और इसी रसोई दरोगा पे जो रसोई दरोगा पहला बनाता है उसका नाम भी हम पे मिलता है, वो मिलता है कर्ण कठायत नाम के व्यक्ति को ये पहला रसोई दरोगा बनाता है। कभी भी क्वेश्चन बनता है कि चंद शासन काल में रसोई दरोगा नामक पद का सृजन किसने किया था, तो आंसर बनेगा तिरमल चंद। फिर तिरमल चंद ने देखेंगे तो राज दरबार में काम करने वाले अपने विश्वास पात्रों को इसने दरबार में नियुक्त किया। चेली कुमाऊं में कहते हैं लड़की को, जबकि चेला कहते हैं लड़के को। राज चेली या राज चेला का जो कंसेप्ट था ये तिरमल चंद का था। कभी भी आ जाए कि राज चेलियों की नियुक्ति किसने की थी, तो तिरमल चंद ने थी। राज चेलियाँ क्या थी? राज दरबार में काम करने वाली स्त्रियों को राज चेली कहते थे। ये तिरमल चंद के बारे में था। फिर तिरमल चंद के बारे में एक और जानकारी मिलती है कि हर्षदेव जोशी के पूर्वज जोशी लोगों को दीवान के पद पे तिरमल चंद के टाइम पीरियड पे नियुक्त किया गया था। यही जोशी लास्ट में चंद राजवंश के पतन का कारण बनते हैं। एक नाम विशेष कर आता है हर्षदेव जोशी का। जब गोरखा आक्रमण शुरू हो रहा होगा उस टाइम हर्षदेव जोशी पे बात करेंगे, लेकिन अभी देखें तो तिरमल चंद जोशियों को दीवान के पद पे नियुक्त करना शुरू कर देता है। और जब जोशियों की शक्ति बढ़ते जाती है, कुमाऊं राज्य में बाहरी अराजकता का माहौल यही जोशी पैदा करते हैं। लास्ट में हर्षदेव जोशी गोरखाओं को कुमाऊं पे आक्रमण के लिए बुलाता है। पतन का कारण भी यही जोशी थे चंद राजवंश का। तो चलिए अगली बात जो आता है तिरमल चंद। जब तिरमल चंद 1638 में मृत्यु हो जाती है तो तिरमल चंद के बाद जो राजा हम पे आता है बाज चंद। अभी बाज चंद्र के नाम से उल्लेख कर रहा हूँ, बाज चंद, बहादुर नहीं कह रहा हूँ, बहादुर इनकी उपाधि थी। बाज चंद का जो टाइम पीरियड आता है 1638 से 1678 के मध्य, 1638 से 1678 के मध्य बाज बहादुर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो बाज चंद्र का जो टाइम पीरियड आता है 1638 से 1678 के मध्य, इनकी जो उपाधि मिलती है बहादुर की उपाधि मेनली इन्हें शाहजहां ने दी थी। शाहजहां ने क्यों दी थी इस बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, हम मुग़ल दरबार से शाहजहां का दूसरा आक्रमण 1655, जब हम पंवार पढ़ रहे थे तो इस बारे में चर्चा की थी हमें।
खलीलुल्लाह खान के नेतृत्व में गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण हुआ था। इसी आक्रमण में कुमाऊं के राजा बाजचंद ने सहायता की थी। इस युद्ध में मुग़ल सेना जीतती है। गढ़वाल मतलब पंवार राजवंश इनकी अधीनता स्वीकार करता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता कि शाहजहाँ, इस टाइम मुग़ल राजा रहता है शाहजहाँ, दिल्ली दरबार में राजा था शाहजहाँ बाजचंद को बहादुर की उपाधि, जमींदार और नगाड़ा बजाने का अधिकार देता है। बहादुर, जमींदार और नगाड़े बजाने का जो इस युद्ध के बाद उपाधि देता है, ये देता है शाहजहाँ। कभी भी क्वेश्चन बनता है बाजचंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी, तो शाहजहाँ ने दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि जब गढ़वाल पे आक्रमण हो रहा था तो बाज बहादुर ने मुग़ल सेना की सहायता की थी। इस फलस्वरूप बाज बहादुर को शाहजहाँ बहादुर की उपाधि देता है, साथ साथ जमींदार और नगाड़ा बजाने का अधिकार भी देता है। फिर देखिए बाज बहादुर के बारे में जो जानकारी मिलती है, बाज बहादुर अपने नाम के अनुरूप, नाम बाज बहादुर था, इस रूप में बाजपुर, उधम सिंह नगर में एक जगह पड़ती है बाजपुर। बाजपुर यशपाल आर्य का गढ़ क्षेत्र है। तो यहाँ से हमारे विधायक आते हैं, यशपाल आर्य जी आते हैं। तो यशपाल आर्य यहाँ से विधायक हैं। बाजपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो बाज बहादुर चंद ने की थी। अपने नाम के अनुरूप यहाँ पे आती है, यहाँ पे ये ऑप्शन कभी बनेगा बाज बहादुर। हम पे काशीपुर आ चुका है। काशीपुर की स्थापना काशीनाथ अधिकारी ने की थी 1639 में। कभी क्वेश्चन बनेगा इसी प्रकार की बाजपुर की स्थापना किसने की? तो बाज बहादुर चंद हम पे ऑप्शन होगा। सही ऑप्शन जो होगा बाज बहादुर चंद होगा। बाज बहादुर चंद ने अपने नाम के अनुरूप बाजपुर शहर की स्थापना की थी। फिर इसी में देखें तो जब गढ़वाल क्षेत्र पे आक्रमण हुआ था तो गढ़वाल क्षेत्र कुमाऊं से गढ़वाल घुसेंगे, या तो हम देघाट अल्मोड़ा वाले रास्ते से घुसेंगे, या तो हम पिंडर घाटी ग्वालदम वाले रास्ते से गढ़वाल पे घुसते थे। इनका आक्रमण का रास्ता भी मेनली पिंडर घाटी वाला था। बाज बहादुर चंद पिंडर घाटी में पड़ता है बधानपट्टी। बधानपट्टी की इष्ट देवी मानी जाती है माँ नंदा देवी भी हम इसे कहते हैं। माँ नंदा, हम भी बधानपट्टी से आते हैं इसलिए हमारी भी इष्ट देवी माँ नंदा है। बाज बहादुर चंद विजय स्वरूप गढ़वाल पे जब शाहजहाँ और इसने संयुक्त आक्रमण किया था, तो जब यहाँ पे सेना हारी थी पृथ्वीपति शाह की, तो बाज बहादुर चंद यहाँ पे विजय स्वरूप नंदा देवी की प्रतिमा, विजय के उपलक्ष्य में नंदा देवी की प्रतिमा को उठा के ले आता, बधानगढ़ से अल्मोड़ा दरबार में स्थापित कराता है। अभी जब स्वर्ण प्रतिमा की बात करेंगे तो ज्ञानचंद द्वितीय पे आएगा। अभी हम केवल प्रतिमा की बात कर रहे हैं। इस पे बारे में थोड़ा किताबों में ज़्यादा उल्लेख नहीं है, स्पष्ट उल्लेख नहीं है, थोड़ा बहुत डाउट है। फिर भी हम एक कोशिश करेंगे कि आपका डाउट क्लियर करा दें। माँ नंदा देवी की प्रतिमा विजय स्वरूप बाज बहादुर चंद बधानगढ़ से कुमाऊं क्षेत्र में लाया था। तो ये जानकारी भी हम पे मिलती है। फिर बाज बहादुर चंद के बारे में एक और जानकारी मिलती है। अभी मैंने कहा था ना, रुद्रचंद ने अंतिम कत्यूरी राजा सुकाल देव की हत्या कर दी थी। फिर क्या होता कि सुकाल देव की जब हत्या हो जाती थी, फिर कत्यूरों के राजकुमार चले जाते हैं मनीलागढ़। मनीला देवी अल्मोड़ा सल्ट के आसपास वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कत्यूरी राजकुमार रहते थे। बाज बहादुर चंद भी देख रहा था इनकी गतिविधियों को, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र के ज़्यादा पास था। विस्तारवादी नीति बाज बहादुर चंद की थी। तो बाज बहादुर चंद का जो टारगेट बनता है अगला, वो बनता है कुमाऊं का मनीलागढ़। बाज बहादुर चंद मनीलागढ़ पर आक्रमण करता है। हपड़ा तपड़ी में कत्यूरी राजकुमार और ये लोग भाग के आते हैं पूर्वी गढ़वाल बात करूं, लंगूरगढ़ वाला एरिया, कुमाऊं का निचला एरिया जो अल्मोड़ा से टच करता है, इस क्षेत्र में ये कत्यूरी लोग आ जाते हैं। एक तो अपना राज्य छोड़ के आते हैं, दूसरे के यहाँ स्थानांतरित होते हैं। तो इन पे खाना रसद की कमी कम होती है।
अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ये लोग इस क्षेत्र में कर देते हैं अपने लिए, अपने जीने के लिए ये कर देते हैं। यहाँ पे लूटपाट, खाद्य रसद की चोरी, और यहाँ पे पूर्वी गढ़वाल में मच जाता है उत्पाद, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे रहते हैं भूप सिंह गोला। जो नाम हम पे आता है वो आता है भूप सिंह गोला। भूप सिंह गोला का नाम हम पे आता है। भूप सिंह गोला तीलू रौतेली 8 अगस्त, तीलू रौतेली का जन्म दिवस आता है 8 अगस्त। इसी 8 अगस्त से देखें तो भूप सिंह गोला तीलू रौतेली के पापा रहते हैं। जब ये आक्रमण कर कत्यूरी लोग इस क्षेत्र में आते हैं, लूटपाट मचा देते हैं, तो भूप सिंह गोला भी मुंहतोड़ जवाब देते हैं। इनसे लड़ाई करते करते भूप सिंह गोला की भी हत्या कत्यूरी लोग कर देते हैं। अब जो युद्ध की कमान होती है वो तीलू रौतेली संभालती है। तीलू रौतेली पहले तो कत्यूरी लोगों को पूर्वी गढ़वाल से खदेड़ देती है। तीलू रौतेली एक शक्तिशाली गढ़वाली महिला थी। ये कत्यूरी लोगों को पूर्वी गढ़वाल से खदेड़ देती है और अपनी जो बॉर्डर होता है ये कर देती है चौखुटिया को। आर्क ऑफ जॉन के नाम से हम किसे जानते हैं, तो ये मिलता हमें तीलू रौतेली की जो सीमा थी, आर्क ऑफ जॉन थी। चौखुटिया को इन्होंने सीमा माना था। तीलू रौतेली के बारे में क्वेश्चन बनता है, तो जन्म मानते हैं हम इनका 8 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। घोड़ा, इनकी जो घोड़ी थी बिंदुली के नाम से फेमस है। ब्यूरो खाल में इनकी मूर्ति है। कजली खाल में इनका मेला लगता है, पौड़ी में दोनों पड़ते हैं। फिर देखें तो रामू रजवार नामक व्यक्ति आता है, जो कि पूर्वी नयार, जब युद्ध के पश्चात तीलू रौतेली आ रही थी, पूर्वी नयार में स्नान करते टाइम रामू रजवार इनकी हत्या कर देता है। यहीं पे तीलू रौतेली के बारे में हम पे कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये थी तीलू रौतेली। और बाज कभी आता तीलू रौतेली किसके समकालीन थी, तो चंद राजवंश में उस टाइम था हम पे बाज बहादुर चंद। तीलू रौतेली बाज बहादुर चंद के समकालीन थी। ये बात आप नोट करके लीजिए। अभी जब हम इकोनॉमी, उत्तराखंड की इकोनॉमी में देखेंगे तो हम तीलू रौतेली पेंशन योजना पे भी बात ज़रूर कर रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट है उत्तराखंड क्षेत्र से। फिर देखिए हुणिया, बाज बहादुर चंद हुणिया, तिब्बती लोगों को हुणिया कहते थे। हुणिया लोग भी क्या करते थे कि आक्रमण कर देते थे, जैसे बॉर्डर एरिया पे पिथौरागढ़ के जोहार हो गया, मालपा हो गया, इन घाटियों में आक्रमण कर लूटपाट करके फिर दोबारा तिब्बत चले जाते थे। तो बाज बहादुर चंद सबसे पहले करता है इस क्षेत्र में अभियान, और ये कर देता है इनकी जो लूट और डकैतियाँ थे इनका अंत कर देता है। तो बाज बहादुर ने हुणियों का दमन किया था। दूसरी बात जो आती, बाज बहादुर चंद मानसरोवर यात्रा। मानसरोवर यात्रा एक उत्तराखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध योजना है। मानसरोवर यात्रा को पहले तो ये जो उस मानसरोवर रास्ता तिब्बत से होकर जाता है। तिब्बत क्षेत्र में जब पहले इस क्षेत्र के लोग जाते थे, बीच में लूटपाट बहुत होती थी। इसे लूटपाट से मुक्ति जो दिलाता है बाज बहादुर चंद दिलाता है। फिर मानसरोवर की यात्राओं से भी, यात्रा में जो बाधा होती थी इनसे मुक्ति करा देता है। फिर एक डेट आती है हम पे 1673 की एक डेट आती है। इस टाइम पीरियड में बाज बहादुर चंद मानसरोवर को गूंठ भूमि चंद राजवंश में देखें गूढ़ भूमि का कंसेप्ट जो आता है, गूढ़ भूमि दी जाती है मंदिरों के निर्माण के लिए, जो भूमि दान दी जाती है उसे गूढ़ भूमि कहते हैं। चंद राजवंश में जो मानसरोवर के लिए 1673 में जो भूमि देगा वो बाज बहादुर चंद देगा। फिर बाज बहादुर चंद क्या था कि हुणिया व्यापारी जब भोटिया व्यापारी थे, ये क्या व्यापार करते थे उस क्षेत्र में, तो भोटिया व्यापारी तिब्बतीय लोगों को कर देते थे। बाज बहादुर चंद ये कर की भी समाप्ति कर देता है। हुणिया लोगों को बाज बहादुर चंद जो भोटिया लोग हुणिया लोगों को कर देते थे, इस कर से भी मुक्ति बाज बहादुर चंद दिलाता है। फिर बाज बहादुर चंद जो भोटिया और शौका और तिब्बती, शौका जनजाति पिथौरागढ़ में रहती है। शौका व तिब्बती
जब ये व्यापार चलता था सौका और तिब्बती के मध्य, बाज बहादुर चंद इन पे एक कर लगा देता है जिसे कहते हैं सिरती। सिरती कर, सौका और भोटिया व्यापारों पे सिरती कर किसने लगाया था? बाज बहादुर चंद का उल्लेख मिलता है। यही सिरती कर जो कर था ये नगद रूप में लिया जाता था, ये नगद कर था। कभी क्वेश्चन बनता है चंद राजवंश में कौन सा कर नगद कर था? शायद क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में आ चुका है, 2018 या 19 की बात है। उस टाइम ये आया था कि कौन सा कर नगद कर था। यही सिरती कर था जो कि सौका और भोटिया व्यापारियों पे बाज बहादुर चंद द्वारा लगाया गया था। तो अगला जो हम पे आएगा बाज बहादुर चंद के बारे में। बाज बहादुर ने कुमाऊं में जजिया कर, कुमाऊं में जजिया कर गैर मुसलमानों पे लगने वाला कर जजिया कर था। पहले चलो जजिया कर भारत के परिप्रेक्ष्य में बता देता हूँ, थोड़ा बहुत आप लोग भी समझ लीजिए। शायद कभी जीएस पढ़ाने का मौका तो मेरे को मिला नहीं, तब भी मैं बता ही देता हूँ। जजिया कर, पहले भारत में जजिया कर की शुरुआत होती है मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में 712 में। तो उस टाइम सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम जजिया कर लगाता है। जजिया कर मेनली जो मेन लगता है वो गैर मुसलमानों पे लगता था, मतलब कि हिंदू धर्म वालों पे लगता था। फिर जजिया कर से जो अगली जानकारी हम पे मिलेगी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इसमें इजाफा कर देता है। पहले ये ब्राह्मणों पे नहीं लगता था, केवल जो लोग ब्राह्मण नहीं थे उन्हीं पे लगता था। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगा देता है। तो जजिया कर से दो जानकारी मिली। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, फिरोज शाह ने ब्राह्मणों पे लगाया। फिर अकबर 1564 ईस्वी में अकबर इसे कर देता है समाप्त। जजिया कर को 1564 ईस्वी में अकबर समाप्त करेगा। फिर औरंगजेब की सट दिया हिंदुओं से। औरंगजेब तो हम जिंदा पीर कहते थे, औरंगजेब दोबारा करा देता है 1679 में। 1679 में औरंगजेब दोबारा जजिया कर लगा देता है। फिर जजिया कर के बाद ये एक जजिया कर चलता जाता है। फिर जहांदार शाह, मुग़ल काल में जहांदार शाह आता है। जहांदार शाह 1712 में इसे बंद कर देता। फिर फर्रुखशियर, फिर फर्रुखशियर 1717 में जजिया कर पुनः लगा देता है। अब जजिया कर के बारे में जो अंतिम डिसीजन लेता है, जजिया कर जो अंतिम रूप से ख़त्म करता है वो करता है हमारा मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह कहते थे इसे, मोहम्मद शाह रंगीला। कभी क्वेश्चन बनेगा जीएस के परिप्रेक्ष्य में जजिया कर को किसने अंतिम रूप से समाप्त किया था? तो जजिया कर को अंतिम रूप से समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। पहले देखिए मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पे भी जजिया कर लगाया। अकबर 1564 में ख़त्म करेगा। 1679 में औरंगजेब दोबारा लगाएगा। जहांदार शाह 1712 में फिर ख़त्म करेगा। 1717 में फर्रुखशियर फिर लगाएगा और 1720 में अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला जजिया कर को समाप्त कर देता है। तो ये थी जजिया कर के बारे में जानकारी। अब देखिए, जब बात कर रहा था मैं 1679 में औरंगजेब ने जब जजिया कर लगाया, औरंगजेब के टाइम पीरियड पे था बाज बहादुर चंद। गढ़वाल में इस टाइम था फतेह शाह। औरंगजेब बाज बहादुर को आदेश देता है कि आप कुमाऊं क्षेत्र में भी जजिया कर वसूलो। बाज बहादुर हाँ पे हाँ मिलाता है और कुमाऊं क्षेत्र में जजिया कर वसूलता है। कभी क्वेश्चन बनेगा कुमाऊं में जजिया कर किसने लगाया था? तो बाज बहादुर चंद का नाम हम पे आएगा कुमाऊं में जजिया कर लगाने पे।
गढ़वाल में भी जजिया कर लगाना था, लेकिन फतेह शाह पुरिया नैथानी को भेज देते हैं औरंगजेब के दरबार में। पुरिया नैथानी गढ़वाल को जजिया मुक्त कराने में सफल हो जाता है। इसी कारण इसे गढ़वाल का चाणक्य कहते हैं और गढ़वाल में जजिया कर नहीं लगा था। तो ये था जजिया कर के बारे में जानकारी। फिर जो इनका आता है सौर अभियान, सौर और डोटी। डोटी में देखूं तो बाज बहादुर चंद के टाइम पीरियड जो समकालीन मिलता हम पे देवपाल, देवपाल नाम का राजा इस टाइम बाज बहादुर चंद के समकालीन था। फिर उद्योगचंद के बारे में, उद्योगचंद और देवपाल को हम देखेंगे अगली वीडियो में। पहले हम इसी पे बात करते हैं। इस टाइम इन्होंने सौर का अभियान किया था और सौर का जो सामंत नियुक्त किया था वो किया था जीतने के बाद सदानंद जोशी। सदानंद जोशी को एक कर देते हैं सौर का सामंत नियुक्त। इसी सदानंद जोशी को अभिलेखों में, जो अभिलेखों में नाम मिलता है सदानंद जोशी का लटोला राठ, लटोला राठ, इस नाम से सदानंद जोशी का उल्लेख किया गया है अभिलेखों में। फिर देखिए बाज बहादुर चंद का, तो बाज बहादुर चंद एकमात्र चंद शासक था। इसने पहले तो चंद बाज बहादुर की उपाधि ली। इसने मुग़लों के साथ संबंध अच्छे थे। इसने इसलिए जो अपना दरबार था, दरबार को मुग़ल राज्य की तरफ, मुग़ल राज्य की भांति इसने अपना दरबार बनाया था। कैसा न बनेगा, किस चंद शासक ने मुग़ल दरबार के अनुरूप अपना दरबार बनाया, तो वो था बाज बहादुर चंद ने मुग़लों के समान अपना दरबार बनाया था। फिर इसके बाद जो और जानकारी आएगी, ये थोड़ा बहुत जब इस क्षेत्र में जजिया भी लगाया था तो कुछ इसने धार्मिक कार्य भी बड़े किए थे। धार्मिक कार्यों में पहले देखते हैं मानसरोवर यात्रा को इसने दो लुटेरों से मुक्त किया था। मानसरोवर में गूंठ भूमि दान की थी, धार्मिक कार्य था इसका। फिर इसने देखिए थल पड़ता हमारा पिथौरागढ़ में, थल में ये बनाता है एक हथिया देवाल, एक हथिया देवाल, एक हथिया देवाल का निर्माण कराता है थल में। फिर पिछली वीडियो में मैं एक चीज़ गलत बताई थी, शायद मेरा सोर्स गलत था और जिस बुक से मैंने उठाया था उसमें गलत लिखा था भीमेश्वर महादेव मंदिर। भीमताल में पड़ता है भीमेश्वर महादेव मंदिर, भीमेश्वर महादेव। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आप लोग भी करेक्शन कर लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने भीमेश्वर महादेव त्रिलोकचंद का बताया था, वो गलत था, गलत जानकारी थी, शायद उसके लिए सॉरी कहता हूँ। पर भीमेश्वर महादेव जो मंदिर था बाज बहादुर चंद ने बनाया था, जबकि भीमताल का किला जो था वो त्रिलोकचंद ने बनाया था। थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ था, तब भी आप सही कर लीजिए। बाज बहादुर के बारे में ये दो चीज़ें मिलती हैं धार्मिक कार्यों में, इसने ये धार्मिक कार्य किए थे। फिर अगला जो बाज बहादुर चंद है, बाज बहादुर चंद का एक चित्र मिलता हमें, ये मिलता है न्यूयॉर्क संग्रहालय। न्यूयॉर्क संग्रहालय, न्यूयॉर्क संग्रहालय में बाज बहादुर का एक चित्र मिलता है जो न्यूयॉर्क संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये थी बाज बहादुर। फिर बाज बहादुर बुढ़ापे में सटक जाता है। बुढ़ापे में तो हर किसी की सटक जाती है, बाज बहादुर भी सटक गया था। बुढ़ा गया 80, भाग्य गया इसका 80, ऐसा कुछ नाम से एक कहावत मिलती है, क्योंकि बाज बहादुर बुढ़ापे में अंडसंड डिसीज़न लेना शुरू कर देता है। अब ये थी बाज बहादुर से संबंधित जानकारियाँ हम पे जो मिलती है। जो अगली वीडियो हमारी आएगी उसमें मैं चंद कंप्लीट करा दूँगा। बाज उद्योग चंद से लेकर गोरखा आक्रमण तक हम यहाँ पे अगली वीडियो में कवर करा चुके होंगे। थोड़ा बहुत चंदों का प्रशासन भी उसी में कराने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोग भी ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। जो नए लोग हैं पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो आप लोगों को पुलिस की भर्ती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, अगर आप लोगों की हिंदी कमज़ोर है तो सक्षम एकेडमी की धर्मपुर शाखा से जुड़े, हिंदी का स्पेशल बैच लेके आप लोगों के बीच में आए। फिर पुलिस की भर्ती में जो लोग सम्मिलित होंगे उनके लिए विशेष सलाह, आप आजकल
पुलिस के फ़िज़िकल चलने वाले हैं, 15 तारीख से शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग भी फ़िज़िकल की तैयारी करते रहिए। आप जितना अच्छा फ़िज़िकल में स्कोर करोगे उतना आप पढ़ने में आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी। एवरेज रखिए कि आप 80 से 90 के बीच जाओ, तब जाके मज़ा है कंपटीशन करने का। कंपटीशन उतना अच्छा होगा जितना आपका फ़िज़िकल होगा। फिर फ़िज़िकल के साथ साथ हम पढ़ने के क्षेत्र में भी आपको अच्छा कंटेंट देते रहेंगे। आप जुड़िए हमारे साथ। जो लोग नए हैं उन लोगों के बीच भी हमारा ये वीडियो शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। तो धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए।